नमस्कार। और मौसम ने एक बार फिर किसानों की मुश्किलें बढ़ानी शुरू कर दी हैं। बीते 2 से 4 दिन में देश के कई हिस्सों में फिर से बारिश हुई है और कहीं कहीं तो ओले भी पड़े हैं, जो कि आने वाले कुछ दिनों तक जारी भी रहने की उम्मीद है। वहीं मौसम विभाग कुछ राज्यों में ऑरेंज अलर्ट भी बता रहा है। तो कौन कौन सी फसलें अब भी खेतों में हैं, बारिश और ओलों से किन राज्यों को ज्यादा परेशानी हो सकती है, इन तमाम सवालों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं एसएसजे फाइनेंस के प्रियांक उपाध्याय, पृथ्वी फिनमार्ट के मनोज कुमार जैन, स्काईमेट के मेट्रोलॉजी के क्लाइमेट चेंज के प्रेसिडेंट जीपी शर्मा एंड एग्री इकोनॉमिस्ट देवेंद्र शर्मा। शुरुआत यहां पर बारिश और मौसम के साथ ही कर लेते हैं। और मिस्टर शर्मा, आपसे ही जानना चाहेंगे, जिस तरह के अलर्ट्स यहां पर काफी सारे सेंट्रल स्टेट्स वेस्टर्न में बताए जा रहे हैं, इंक्लूडिंग महाराष्ट्र एंड कर्नाटका, अब बाकी बचे हुए हफ्ते के लिए क्या एक्सपेक्टेशंस हैं? अभी आने वाले दिनों में, इस सप्ताह के दिनों में भी, और मैं कहूंगा कि उसके बाद मई महीने के शुरू में भी काफी सारा जो वेदर एक्टिविटी है वो बढ़ जाने वाली है। देश के लगभग सभी भागों में ही आप बात करें तो अगले हफ्ते 10 दिन में सभी जगह मौसम एक बार फिर से करवट लेगा और काफी रेन थंडशार की बात करें, काफी स्थानों पर जहां पर हेल स्टॉर्म होता है, ओलावृष्टि होती है, वो भी आने की संभावना रहेगी। ज्यादातर जो जो नुकसान होता है वो हेल स्टॉर्म और स्ट्रॉन्ग विंड्स, जैसा कि पिछले हमने देखा उड़ीसा में हुआ, वेस्ट बंगाल में हुआ, इसी तरह की एक्टिविटी एक बार फिर से। क्षेत्र जो ज्यादा प्रभावित रहेंगे शुरुआती तौर पे पहले महाराष्ट्र के क्षेत्र और तेलंगाना के क्षेत्र, और इस महीने के आखिरी दिनों में आप 29-30 तारीख की बात करें और उसके बाद भी इवन पंजाब, हरियाणा, राजस्थान समेत दक्षिण भारत के बहुत सारे क्षेत्र, जिसमें कि कर्नाटक का क्षेत्र, आंध्र प्रदेश, ये सभी क्षेत्रों में बहुत तेज बारिश। हालांकि दक्षिण भारत में ज्यादातर हेलस्टॉर्म नहीं होता। हेलस्टॉर्म जनरली तेलंगाना, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर भारत में पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और पूर्वी भारत में जरूर होता है। उन सभी स्थानों पर इसकी संभावना रहेगी। उड़ीसा समेत पूर्वी भारत, मध्यवर्ती भारत, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, पश्चिमी भारत, मध्य प्रदेश राजस्थान और पंजाब, हरियाणा में इस तरह का मौसम लगभग अगले हफ्ता 10 दिन तक, एक सप्ताह 10 दिन तक ऐसा ही मौसम का मिजाज रहेगा। जी। मिस्टर शर्मा, आप कहेंगे कि काफी अनयूजुअल है ये, और इतने सालों के बाद हमने देखा है कि जो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल तक भी हम इस तरह का मौसम यहाँ पर बनता हुआ देख रहे हैं। हीट वेव्स, अर्ली समर्स, अनसीजनल रेन्स, पिछले 3 महीने में हम ये सब कुछ देख चुके हैं। जी हाँ, देखिए ऐसा है कि वैसे तो मैं बात करूं अगर बहुत थोड़ा हटके थोड़ा समय से, जो काफी 10, 15, 20 साल पहले की, क्योंकि हम तो मौसम को काफी नजदीकी से बहुत दिनों से देख रहे हैं। एक टर्म आती थी प्री मानसून पीक रेनफॉल, मतलब मानसून आने से लगभग 40-45 दिन पहले एक ऐसा दौर आता था जिसमें कि देश के बहुत सारे भागों में वर्षा होती थी। हमने देखी नहीं, पिछले साल नहीं था, उससे पिछले साल भी ऐसा नहीं देखने को मिला। और मुझे लग रहा है जैसे ये वाला जो है उसको हम प्री मानसून पीक रेनफॉल जो है, ये लगभग उसी तरह की स्थिति मुझे लगती हुई दिखाई दे रही है, जो कि कुछ दिनों के लिए चलती है देश के काफी भागों में। और बेमौसम तो जरूर कहेंगे, क्योंकि किसी भी वक्त जो हेल स्टॉर्म है या उसके साथ जो स्ट्रॉन्ग विंड्स है, वो कभी भी किसी भी फसल के लिए फायदा नहीं कर, नुकसान ज्यादा फायदा कम। और ऐसा ही हमने पिछले भी दिनों में देखने को मिला। महाराष्ट्र में हेल स्टॉर्म हुआ, जो मध्य महाराष्ट्र के क्षेत्र थे, चाहे आप नासिक, पुणे, जलगांव से लेके इन सभी क्षेत्रों में थोड़ा नुकसान हुआ था हेल स्टॉर्म की वजह से। और भी क्षेत्रों में, उड़ीसा में बहुत भारी, पिछले ही रविवार को काफी हेल स्टॉर्म तक, बहुत जबरदस्त हेल स्टॉर्म, स्ट्रॉन्ग विंड्स, उसके साथ उन क्षेत्रों में भी मौसम की वजह से काफी नुकसान हुआ फसलों को। और इस जो आने वाले दिन हैं, इनमें ऐसी ही स्थिति देखने को मिलेगी। और चिंता की बात यह है कि देश के बहुत सारे भाग, लगभग मैं तो कहूंगा सभी भागों में, नॉर्थ ईस्ट को छोड़ दें, और कोई इक्का दुक्का गुजरात में थोड़ी एक्टिविटी कम रहेगी। गुजरात में वैसे भी हेल स्टॉर्म नहीं होता है, बहुत इक्का दुक्का कभी घटना हो तो नहीं होता है। लेकिन जहां जहां भी संभावना ज्यादा होती है, उन दिनों में हेल स्टॉर्म होने की, उन स्थानों पे हमें चिंता का विषय है कि इंक्लीमेंट वेदर कंडीशन जो है काफी सारे स्थानों पर होंगी। और उसके साथ फसलें जो अलग अलग स्टेज पे हैं, कहीं कट चुकी है, कहीं दोबारा बो दी गई है,
कहीं और बोने वाले हैं, उनमें थोड़ा उसमें भी नुकसान होने की संभावना रहेगी। जी। ओके। मिस्टर देवेंद्र शर्मा, आपका भी कार्यक्रम में स्वागत है। और ये हम पिछले 2-3 महीने से लगातार देख ही रहे हैं जिस तरह का अनसीजनल सीजन चलता हुआ दिखा है। जैसे मिस्टर शर्मा ने भी कहा, ज्यादातर फसलें कट चुकी हैं, कुछ खुले में मंडियों में पड़ी हैं, खेतों में पड़ी हैं, कुछ कट रही हैं। किस तरह से देखते हैं आप आने वाला एक हफ्ता जहां पर फिर से मौसम चेंज होता हुआ दिख रहा है? जो सिनारियो अभी हमें जेपी शर्मा जी ने पेश किया हमारे सामने, वो तो बहुत ही चिंताजनक पिक्चर प्रेजेंट करता है देश के लिए। ये ठीक है कि बहुत सारी फसलें जो है अभी कट चुकी हैं और प्रोक्योरमेंट के स्टेज पर हैं, लेकिन हम ये ना भूलें कि इवन इन पंजाब एंड हरियाणा जहां पर के अधिकतर जो कटाई हो चुकी है, लेकिन जो फसलें हैं वो खेत में पड़ी हैं या मंडियों में पड़ी। और हमने देखा है पिछले कई दिनों से हरियाणा की मंडियां और पंजाब की मंडियों में पानी भरा हुआ है, और इन पूल ऑफ वाटर जो बैग्स हैं वीट के, वो स्टैक्ड हैं। और उसका ये भी एक देखते हैं कि भाई जिस तरीके से उसके ड्रेंचिंग हुई है या सोकिंग हुई है, मुझे लगता है कि वो बहुत ज्यादा चिंताजनक विषय होना चाहिए, क्योंकि पिछले 30 साल में हमने मंडियों का उसमें इन्वेस्टमेंट किया ही नहीं है ताकि हम कम से कम उसको एक छत तो प्रोवाइड कर सके। क्यों ये ओपन में सारा स्टॉक पड़ा हुआ है? और ये आप देखेंगे कि बहुत व्यापक स्तर पर स्टॉक जो है, बहुत चिंताजनक है ये, कि जिस क्रॉप में हम जानते हैं जब ग्रेन स्टोर जिस तरीके से होता है, उसमें जब ये सोकिंग होती है या पानी का जो उस पर असर पड़ता है, तो उससे एफ्लाटॉक्सिन्स पैदा होते हैं। और एफ्लाटॉक्सिन्स पैदा होते हैं, यही हमारे स्टॉक्स पे जाएंगे, यही हमारे स्टोरेज पे जाएंगे। एंड वी सीम टू बी अनकंसर्न्ड अबाउट दिस थिंग। दिस इज वेरी सैड कि 30 साल से कम ये बात कही जा रही है रिपीटेडली कि मंडियों को बिल्डअप किया जाए, मंडियों में इन्वेस्टमेंट की जाए, लेकिन सरकार के पास शायद पैसा सिर्फ सड़कों के लिए ही है। शायद हम मंडियों को पब्लिक सेक्टर इन्वेस्टमेंट में नहीं लेके आना चाहते या नहीं लेके आ सके हैं अभी तक। तो ये बहुत बड़ा विषय है। हमने देखा है कि ना कि सिर्फ गेहूं, उसके साथ जो सरसों है वो भी भीग रही है मंडियों में पड़ी हुई। एंड आई थिंक दैट शुड बी मोर सीरियस कंसर्न कि हमारी क्रॉप्स जो है, आप देखिए हरियाणा में अभी तक जो टार्डी लिफ्टिंग हो रही है, उससे हम देखते हैं तकरीबन 52% जो वीट है अभी वो मूव कर सके हैं बाहर अपनी स्टेट के। इस तरीके से पंजाब में भी हालांकि बहुत रफ्तार रिसेंटली पकड़ी है, लेकिन फिर भी जो स्टॉक्स हैं वो अधिकतर स्टॉक्स पंजाब की मंडियों में पड़े हुए हैं। मुझे लगता है कि कम से कम इस बारिश ने ये एक्सपोज किया है कि हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर की जो कमी है एग्रीकल्चर में, उसको हम एक ऐसे स्टेज पर या ऐसे स्टेट लेवल पर लेके जा सकें कि हम उसको बिल्डअप कर पाए, ना कि हम अगले 5 साल का टारगेट रखते हैं कि हम मंडियों को कवर करेंगे। आई थिंक दिस इज वन थिंग विच इज वेरी वरिंग। दूसरी बात है कि अगर इस तरीके से मौसम बदल रहा है तो क्या ये सवाल नहीं करना चाहिए कि क्या मौसम का जो इम्पैक्ट है, जिसको हम क्लाइमेट इमरजेंसी की बात करते हैं, कि आर वी इन द मिडस्ट ऑफ द क्लाइमेट इमरजेंसी? क्या ये नजर नहीं आता कि पिछले साल जब इतनी गर्म पड़ी थी, हीट वेव से हम जानते हैं 3 मिलियन टन का लॉस हुआ था, और इस साल भी हीट वेव तो नहीं आई लेकिन इतना टेम्परेचर बढ़ा था, और उसके बाद सडनली रेन्स, ये तीसरी बार जो बारिश हो रही है, इसका इम्पैक्ट जो है फसलों पे आ रहा है। पंजाब में एस्टिमेट किया गया है कि 8% प्रोडक्शन जो है कम होगी इस साल, और हरियाणा में भी इसी तरीके से एस्टिमेट है। वहां कहा जा रहा है कि तकरीबन 15%, 10 और 15% के बीच में लॉस होगा फसल का। तो ये दोनों जो स्टेट्स हैं, इन दोनों में एक्सपेक्टेशन ये थी इस बार कि रिकॉर्ड प्रोडक्शन होगी। पिछले साल का जो कमी आई थी, शॉर्टफॉल आया था, उसको भी शायद कवर अप कर जाएंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो अनसीजनल रेन है उसने एक बहुत बड़ी चपत लगाई है किसानों के ऊपर। अभी तो हम मंडियों की बात कर रहे हैं, हम उन किसानों की बात तो कर ही नहीं रहे जहां पर कि खेत में ही पड़ी हुई है अभी तक फसल और कटी हुई फसल, और वहां पर भी जो बारिश का जो इम्पैक्ट है वो क्लियरली नजर आ रहा है। लेकिन आई थिंक दिस इज प्रेजेंटिंग ए पिक्चर बिफोर अस कि हम सिर्फ मार्च अप्रैल तक या अप्रैल के मिड तक ही ना देखें मॉनसून का पैटर्न क्या होगा, उसके बाद भी हमें समझना पड़ेगा कि वो पैटर्न से या उस मॉनसून के अनसीजनल होने से कितना असर पड़ सकता है। मॉनसून तो अभी शुरू नहीं हुआ, बट आई एम सेइंग कि जो हमारा पैटर्न है वेदर का, उसको हम देखें कि ये अनसीजनल रेन्स जो है ये कहां तक कर सकते हैं। अभी तो यहां तक की बात हो रही है, अभी आने वाले दिनों के ऊपर अगर हम इंटरनेशनल रिपोर्ट्स देखते हैं तो स्पष्ट बताया जा रहा है कि इस बार एल नीनो का इम्पैक्ट जो है वो जून और जुलाई से ही शुरू होने की बात हो रही है। एंड देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु आर सेइंग कि इस बार सुपर एल नीनो होगा। मुझे नहीं पता कि इसके ऊपर हमारे देश में डिबेट जो है क्यों नहीं इतनी हो रही है, बट आई थिंक दैट्स अनदर वरी कि एक तरफ से हम निकलते हैं और दूसरी तरफ उस क्राइसिस में और भी हम
आगे जो फेस करने जा रहे हैं उसके ऊपर एक और जो क्राइसिस सिचुएशन एग्रीकल्चर पे आ रही है, आई थिंक दैट इज समथिंग व्हिच वी ऑल नीड टू बी वरीड अबाउट। एब्सोल्युटली मिस्टर शर्मा, आपने सारे मेजर बुलेट पॉइंट्स पे यहाँ पर मेंशन किया है। जो पोस्ट हार्वेस्ट की चिंताएं हैं जिनके बारे में हम डेकेड से बात कर रहे हैं वो वहाँ की वहाँ है, और जैसे आपने कहा कि किसानों की बात तो अभी यहाँ पर करनी शुरू भी नहीं करी। लेकिन जो एक मुद्दा यहाँ पर उठाया मिस्टर शर्मा, जीपी शर्मा जी, कि एल निनो का इम्पैक्ट अब यहाँ पर ज्यादा बात किया जा रहा है। काफी सारी इंटरनेशनल रिपोर्ट्स निकल के आई हैं, और जैसे कहा गया, देवेंद्र जी ने कहा कि सुपर एल निनो की बात भी हो रही है। आप लोगों की लेटेस्ट रिपोर्ट क्या कहती है? देखिए, स्काईमेट ने तो शुरू से ही, अगर आपको याद हो, जनवरी के महीने में ही हमने कहा था कि इस बार संभावना बन रही है जिसमें एल निनो मानसून के समय में जरूर आएगा। और अब तो करीब करीब कंफर्मेशन तो है ही, जरूर आएगा, जरूर बनेगा, और धीरे धीरे इसका जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ती जा रही है। जो ये कह रहे हैं सुपर एल निनो, हालांकि टेम्परेचर अभी भी ये लगभग 75 से 80% की संभावना है। जो मानसून के समय में जुलाई, अगस्त, सितंबर के महीने में एल निनो का प्रभाव हमें देखने को मिलेगा, और इसका काफी ज्यादा शेयर जो है अभी एल निनो को है और बढ़ता जा रहा है। देखिए, हमने अपनी फोरकास्ट में अभी में भी हमने इसको एल निनो को कैटर किया है, जो अभी जिसमें हमने बिलो नॉर्मल मानसून कहा है उसमें इसको भी कैटर किया हुआ है। और मेरी तो चिंता सिर्फ ये है, क्योंकि हम जनरली स्काईमेट में हम अपनी फोरकास्ट को दोहराते नहीं है, एक ही बार करते हैं। दोहराते तभी हैं जब कोई कोर्स करेक्शन देना हो। कोर्स करेक्शन हाफ वे थ्रू मानसून, क्योंकि 4 महीने का लंबा समय मानसून, और अभी मानसून आने में भी 1 महीने से ज्यादा का वक्त, तो कभी कभी ऐसी स्थिति जरूर बनती है कि उसमें कोर्स करेक्शन देना पड़ता है। और कहीं ऐसी स्थिति इस बार ना बने, क्योंकि एल निनो तो बिल्कुल सर्टेन है कि आएगा, और स्ट्रॉन्ग एल निनो है, उसमें कोई दो राय नहीं है। केवल जो उससे बचाव होता है वो हम बात जैसे करते हैं इंडियन ओशन डाइपोल की, आईओडी की, कि वो स्ट्रांग हो तो वो थोड़ा बहुत उसका प्रभाव जरूर कम कर देता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो इतना स्ट्रांग नहीं है। और अभी तक के जो मॉडल हैं वो अभी तो ये दिखा रहे हैं कि वो थोड़ा सा पॉजिटिव होके उसके बाद हाफ वे थ्रू द सीजन कम होना शुरू हो जाएगा मानसून में। अगर ऐसा ही पैटर्न रहता है फिर तो मुझे उससे कोई राहत मिलने की संभावना दिखाई नहीं दे रही है। हालांकि हम अगर बात करें मौसम एजेंसी की, तो वो तो मैं कहूंगा मैं शुरू से ही स्टेट ऑफ डिनायल जिसको कहते हैं उसमें है कि उसका असर नहीं होगा। मैं तो कह रहा हूँ कि भी उसके लिए हमें तैयारी करने की जरूर संभावना होनी चाहिए, हमें तैयार रहना चाहिए। बाद में चलो नहीं आता है, उसका दुष्प्रभाव इतना ज्यादा नहीं होता तो अच्छी बात है, लेकिन हम कम से कम उसके लिए तैयार तो रहें। जी देवेंद्र जी, आपकी क्या राय है अब इसमें? क्योंकि गेहूं और सरसों की बात तो हमने करी, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में भी यहाँ पर नुकसान देखने को मिला है, और अगर एल निनो आता है और जिस तरह से मिस्टर शर्मा कह भी रहे हैं कि इसका प्रभाव ज्यादा रह सकता है, किस तरह की तैयारी फिर इस वक्त सरकार को करनी चाहिए? देखिए, 2 चीजें बहुत क्लियर है। एक तो आपने भी कहा कि जो अभी जो सीजन चल रहा है जिसमें हम चल रहे हैं वहां पर हम देखें कि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की हमने पहले बात नहीं की, आपने ये पॉइंट अच्छा उठाया है। इवन इन हिमाचल प्रदेश एप्पल और स्टोन फ्रूट्स के ऊपर भी ये जो अनसीजनल जो बर्फ और टेम्परेचर नीचे गया है उसका भी असर वहां पड़ा है। इवन हनी बीज के ऊपर असर पड़ा है, और हनी बीज का एस्टिमेट किया जा रहा है डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर द्वारा वहां पर तकरीबन 20 से 25% जो हनी बीज जो है वो गैप हो गई हैं या खत्म हो गई हैं, एंड दैट इज इम्पैक्टिंग द एप्पल का इस समय स्टेज ऐसी होती है कि जिसमें आपको पॉलिनेशन की बहुत जरूरत होती है। So the point I'm trying to make is कि even in the hilly areas ये इम्पैक्ट हमारे सामने आ रहे हैं, जबकि हम ज्यादातर गेहूं और धान की या इन फसलों की ही बात अक्सर हम करते हैं। और एक मैंगो की हम बात भूल जाते हैं कि मैंगो भी इस बार स्ट्रॉन्ग विंड्स के कारण उस पर बहुत असर पड़ा है, और एस्टिमेट किया गया है कि भाई यूपी अलोन आई थिंक 25% शॉर्टफॉल उसमें बताया गया है मैंगो की क्रॉप में। सो ये बाकी सब क्रॉप्स को अगर हम देख लेते हैं तो हमें ये नजर आता है कि भाई द डैमेज हैज बीन क्वाइट एक्सटेंसिव, और इट हैज ऑफ कोर्स गॉन बियॉन्ड द सीरियल क्रॉप्स एंड सो ऑन। तो ये तो है, लेकिन जो आगे आने वाले टाइम पे आपने कहा कि क्या तैयारी होनी चाहिए, मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ जेपी जी से कि हम सबसे पहले कि वी नीड टू पुट अप ए कॉन्टीजेंसी प्लान, वी शुड बी रेडी विद कॉन्टीजेंसी प्लान्स कि अगर जून में होता है, जुलाई में होता है, किस स्टेज पर हमारे पर बारिश कम होगी, उस समय
समय पे हमें अगर रीसोइंग करनी है तो वेयर इज द सीड अवेलेबल, वेयर इज द फर्टिलाइजर एंड अदर इनपुट्स अवेलेबल, ये सब बातें हमें अभी से प्लान करके, एंड आई थिंक सरकार को इसमें कोई शर्म नहीं आनी चाहिए, बल्कि बताना चाहिए लोगों को कि हम तैयार हैं, और एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग अप एक्सरसाइज की बहुत जरूरत है इस समय। आफ्टर ऑल सारा देश ही इंपैक्ट होता है, और देश में किसान भी हैं, और साथ में जो हम कंज्यूमर्स की या बाकी सोसाइटी की बात करते हैं वो भी इसके ऊपर आंखें लगाए बैठेंगे। मुझे लगता है कि ये अगर कॉन्टिजेंसी प्लान्स या हम ऑल्टरनेटिव प्लान्स को हम अभी से तैयारी शुरू कर दें और लोगों को कॉन्फिडेंस में लेकर चलें, आई थिंक वी विल बी एबल टू फाइट ओवर द क्राइसिस। किसी का दोष नहीं है उसमें, लेकिन वी विल बी एबल टू फाइट ओवर द क्राइसिस कलेक्टिवली। एब्सोल्युटली। तो क्लियरली ये कॉन्वर्सेशन की शुरुआत है यहाँ पर, और आने वाले महीने काफी दिन यहाँ पर इंपॉर्टेंट रह सकते हैं। बहुत शुक्रिया आपका देवेंद्र जी, जीपी शर्मा जी साथ जुड़ने के लिए, और वो बहुत ही अहम मुद्दे पर अपनी राय भी रखने के लिए। इसी के साथ एक ब्रेक के लिए भी रुकेंगे। कमोडिटी से क्या भाव हैं, क्या स्ट्रैटेजीज होनी चाहिए, इस पर भी करेंगे चर्चा। आपका स्वागत है, आप देख रहे हैं कमोडिटी 360। और मनोज जी से पहला सवाल आपसे ही है, आपने पूरी कॉन्वर्सेशन सुनी, क्या चिंताएं हैं आगे जाकर बारिश को लेकर, और जो बारिशें अभी यहाँ पर हो रही हैं कैसे देखते हैं आप इसे, और आपकी टॉप स्ट्रैटेजीज आज क्या हैं? नमस्कार मनीषा जी, बिल्कुल काफी चिंता का विषय हम देख रहे हैं कि अभी जो है अप्रैल मंथ जो ऑलमोस्ट यहाँ पे समाप्त होने को है, बावजूद उसके हम काफी सारे जो राज्यों में अभी भी यहाँ पे वेदर के डिस्टर्बेंसेस देख रहे हैं, और उसके चलते हम देख रहे हैं कि बड़ी मात्रा में जो इस बार जो स्टैंडिंग क्रॉप है उसमें डैमेज देखने को मिला है। तो बिल्कुल ये एक चिंता का विषय है, और मैं भी एग्री करता हूं जिस तरह से जो शर्मा जी की तरफ से कहा जा रहा था कि हमारी एक रेडीनेस जो है यहाँ पे होना चाहिए, और जो एडवाइजरी भी गवर्नमेंट की तरफ से समय समय पर होना चाहिए, ताकि किसान जो है इन नुकसान से बच सकें। जहां तक स्ट्रेटेजी का सवाल है, हम देख रहे हैं कि इंटरनेशनल मार्केट में यहाँ लगातार वॉलेटिलिटी बनी हुई है। जिस तरह से यूएस फेड रेट हाइक के फियर्स हैं और ग्लोबल अनसर्टेनिटी की चिंता है, तो उसी के चलते भारतीय बाजारों में भी वॉलेटिलिटी बनी रही है। लेकिन ग्वार सीड में हम देख रहे हैं कि एक काफी अच्छा कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है, और निचले स्तरों पर सपोर्ट्स बने हुए हैं। ग्वार सीड में वायदा में 5600 के स्तर पर यहाँ पे बाइंग की सलाह रहेगी। 5540 का स्टॉप लॉस रखें, ऊपर में लक्ष्य 5700 का रख सकते हैं। साथ ही यहाँ कॉटन सीड ऑयल केक में भी निचले स्तरों से अच्छी रिकवरी आते हुए नजर आई है, और कीमतें 2720 के स्तर के ऊपर सस्टेन हो रही है। तो यहाँ भी 2720 2730 के दायरे में बाइंग की सलाह रहेगी। 2680 का एक स्टॉप लॉस रखें, और लक्ष्य जो रहेगा वो 2790 का रहेगा। ऑलराइट, खरीदारी की राय यहाँ पर दोनों ही कमोडिटीज में आती हुई, लेकिन प्रियांक, इंटरनेशनल मार्केट्स को आज यूएस के फर्स्ट क्वार्टर जीडीपी के डेटा का इंतजार है। डॉलर इंडेक्स में चॉपीनेस ऑलरेडी बनी हुई है, आपकी टॉप स्ट्रैटेजीज उस लिहाज से कहाँ है? आप म्यूट पर हैं। जिस तरह से डॉलर इंडेक्स में हमने देखा है कि 101 के आसपास से अभी एक बाउंस बैक दिखा है, बट मोर और लेस डॉलर इंडेक्स एक रेंज में है, 103.30 से लेकर 100 का रेंज, ब्रॉडर रेंज मैं कहूंगा। तो मुझे लगता है कि ओवरऑल डॉलर इंडेक्स में वीकनेस बना रहेगा, और 100.70 के नीचे जाने का चांसेस ज्यादा दिखता है। तो उसी का एक फायदा कमोडिटीज को इन नियर टर्म मिल सकता है। और हमारी आज दोनों ही पिक एनर्जी कॉम्प्लेक्स में रहेगी। नेचुरल गैस में हमने देखा है कि नीचे के लेवल्स पे काफी सस्टेन हो रहा है और रेंज बाउंड मूवमेंट हो रही है। तो इसका ये एक इंडिकेशन दिख रहा है कि सेलिंग एब्जॉर्ब हो रही है, और एक कंडीशनल बाय हमारा 187 के ऊपर रहेगा। स्टॉप लॉस पोर्ट रेट का 175 के रहेगा, और टारगेट्स 205 के आसपास के रहेंगे। वहीं दूसरी पिक हमारी क्रूड ऑयल में रहेगी। हमने देखा कि क्रूड ऑयल में ऊपर के लेवल से एक थोड़ा बहुत गिरावट इन लास्ट फ्यू ट्रेडिंग सेशंस दिखा है। गिवन द राइज जो हमने 5300 से ऑलमोस्ट 6800 देखा है, तो ये जो एक रिट्रेसमेंट मूव है, मुझे लगता है 6400 के आसपास कैप होना चाहिए। वहां पे एक अच्छे टेक्निकल कॉन्फ्लुएंस के सपोर्ट्स है, तो वहां पे बाई किया जा सकता है। 6300 का एक स्टॉप लॉस रहेगा। 6550 6570 ये शॉर्ट टर्म टारगेट्स रहेंगे। ऑलराइट, तो ये कच्चे तेल में और नेचुरल गैस में किस तरह से कारोबार, बाइंग ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी यहाँ पर अपनाई गई है। लेकिन प्रियांक, अगर मेटल्स की बात की जाए तो इंडस्ट्रियल मेटल्स में आज कुछ बहुत सपोर्ट देखने को मिला है पिछले 2-3 दिनों की गिरावट के बाद। यहाँ पर क्या व्यूज हैं? कोई मेटल जो आपको चुनिंदा आप पसंद है, जो आपको लगता है कि खरीदारी की तरफ जा सकता है?
देखिए, सारे बेस मेटल्स में अगर देखें तो कॉपर लास्ट 5 डेज का अगर हम मूव देखें तो एक काफी स्टीप फॉल कहेंगे कि 790 और लेवल से 750 के नीचे अभी ट्रेड्स हो रहे हैं। तो जो लोअर रेंज है 738 के आसपास अभी जो इनिशियल स्विंग लोस थे वो प्रोटेक्टेड रहने चाहिए अगर कोई बाउंस बैक की उम्मीद करते हैं यहाँ पे। बट मेरा मानना है कि अगर किसी को बुलिश बेट से प्ले करना है तो एल्यूमिनियम एक काउंटर दिखता है जहाँ पे 206 205 ये एक सपोर्ट जोन है। वहां पे बाई का अगर स्ट्रेटेजी किसी को बनाना है तो वो बना सकते हैं। 200 मेरे हिसाब से एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। जब तक 200 के ऊपर सस्टेन करता है एल्यूमिनियम में, हम 200 से लेकर 215 ये रेंज प्ले आउट होते हुए देखेंगे। तो अभी जैसे 207 के आसपास है तो वी आर नियरिंग द लोअर साइड रेंज अराउंड 200। तो 205 204 वुड बी द रेंज जहां पे बाय इनिशिएट किया जा सकता है। 200 के नीचे का एक स्टॉप लॉस रहेगा। फिर से एक बार रिबाउंड में 210 212 के लेवल्स ऑन द हायर साइड हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और जिंक में अभी भी कोई बाइंग का इंडिकेशन नहीं दिख रहा है। कंटिन्यूसली 252 260 जोन्स आर प्रोवाइडिंग अ स्टिफ रेजिस्टेंस और अभी 235 के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। तो मे बी ऑन द चार्ट्स ओवरसोल्ड कंडीशंस है, बट अभी भी मैं बाइंग के लिए कंफर्टेबल नहीं रहूंगा जिंक और कॉपर दोनों में ही। एल्यूमिनियम लोअर लेवल्स पे एक्यूमुलेट किया जा सकता है। ऑल राइट, तो वो राय है यहाँ पर कॉपर, एल्यूमिनियम, जिंक तीनों ही मेटल्स पे आती हुई। लेकिन बात यहाँ पर मसालों की भी कर लेते हैं। एंड मनोज जी, कुछ मुनाफा वसूली यहाँ पर आज मसालों में, जीरे में, इसबगोल में सभी जगह आती हुई नजर आई है। काफी सारी खबरें भी हैं जीरे को लेकर, तो यहाँ पर फेक जीरा, जीरे में चोरी, काफी सारी खबरें हैं निकलती हुई नजर आई। लेकिन जो ओपन इंटरेस्ट है, जो मुनाफा वसूली है, उसे आप कैसे देखते हैं? बिल्कुल, ये मुनाफा वसूली एक ड्यू भी थी। हम देख रहे थे कि लगातार यहाँ पर रैली देखने को मिली थी और 42,000 के स्तर तक हमने आते हुए देखे थे। तो उसके बाद एक मुनाफा वसूली ड्यू थी और वही यहाँ देखने को मिल रही है। ऊपरी लेवल्स पर डिमांड भी थोड़ी सबड्यू होती हुई नजर आ रही है। तो अभी जो मुनाफा वसूली है जीरे में थोड़ी कंटिन्यू हो सकती है और 38,500 तक के स्तर जो है अगले कुछ दिनों में देखने को मिल सकते हैं। तो अभी यहाँ पे गिरावट जो है वो बनी रह सकती है। साथ ही धनिया में भी यहाँ पे गिरावट देखने को मिल रही है। तो यहाँ भी अराइवल्स के प्रेशर लगातार हुए हैं और हम देख रहे हैं कि उसी के चलते कीमतें जो है निचले स्तरों पर बनी हुई है। 6,250 यहाँ भी संभावित स्तर है। थोड़ा प्रेशर जो है जीरा धनिया में कंटिन्यू रह सकता है। और इसबगोल पे कोई राय देंगे आप, जहां पर भी मुनाफा वसूली देखने को मिली है? इसबगोल में जो कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट हुआ था उसके बाद से हमने अच्छी तेजी देखी थी। उसके बाद हल्की प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है, लेकिन इसके फंडामेंटल अभी भी काफी मजबूत है। 25,000 के आसपास यहाँ पे अच्छे सपोर्ट जो है फिर आते हुए नजर आएंगे। तो 25,000 के स्तर आए तो वहां पे फिर एक बार बाइंग जो है वो इनिशिएट की जा सकती है। ऑलराइट, जाते जाते एक फाइनल क्यू यहाँ पर सोने पे लेना चाहेंगे, जहां पर 60,000 के स्तर हमने टूटते हुए देखे हैं। प्रियांक, यहाँ क्या राय है? मार्केट आर अवेटिंग का फेड का जो मीटिंग रहेगा वहां पे एक्सपेक्टेशन ये है कि 25 बिप रेट हाइक मई में होगा। और कहीं ना कहीं अभी वो एक्सपेक्टेशन जून के लिए ये बन के निकल के आ रही है कि शायद हॉल्ट हो सकता है। तो जो क्लैरिटी से फेड का मीटिंग में आएगा वो हिसाब से मुझे लगता है कि गोल्ड में नियर टर्म में क्यूज आएंगे मार्केट्स में। बट मेरे हिसाब से 1960 1950 ये जोन्स तक एक बार गोल्ड के प्राइसेस करेक्ट हो सकते हैं। तो यहाँ से मे बी अराउंड $20-25 का और डाउन साइड एक्सपेक्ट कर सकते हैं इन वेरी नियर टर्म। वो अगर मैं ट्रांसलेट करूँ MCX में तो अराउंड 59,200 से लेकर 59,000 ऑन द लोअर साइड ये एक रेंज रहेगी जहां पे गोल्ड के प्राइसेस फिर से आ सकते हैं। वो एक सपोर्ट रेंज का काम कर सकता है। तो मे बी अराउंड 59,000 के आसपास फिर से रिव्यू करना चाहिए और वहां से मुझे लगता है कि बाइंग सपोर्ट निकल के आना चाहिए। ऑलराइट, तो डिप्स पे खरीदारी की राय यहाँ पर अभी भी सोने में आती हुई। एज ऑफ नाउ आज दूसरा दिन लगातार है जहां पर मुनाफा वसूली के साथ फिलहाल कारोबार। लेकिन इसी के साथ शो समेटने का समय है। प्रियांक, मनोज जी, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। ब्रेक के बाद हम लेकर आएंगे आवाज समाचार।